हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 90 तक। क्वेश्चन नंबर 81, द टाइप ऑफ वाल्व विच इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट स्ट्रेट कॉर्नर्स एंड वेयर द पाइपलाइंस इंटरसेक्ट इज। यहाँ पर आपको पूछा है कि किस वाल्व को हम प्रोवाइड करते हैं वाटर जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और उसको प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रेट कॉर्नर्स एंड वेयर द पाइपलाइंस इंटरसेक्ट। जहाँ पर पाइपलाइन इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो कौन सा वॉल्व होगा? चेक वॉल्व, स्लूस वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व या स्कोर वॉल्व। तो इन चारों को हम देख लेते क्या होते हैं ये चारों वॉल्व, उसके बाद हम देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा। अ चेक वॉल, जो ए दिया गया है वो चेक वॉल है, उसको नॉन रिटर्न वॉल भी कहा जाता है, और रिफ्लक्स वॉल्व, ये नाम आपको पता होना चाहिए चेक वॉल्व के। रिफ्लक्स वॉल्व अभी होगा क्या? इज अ वॉल्व डेट नॉर्मली अलाउज फ्लूइड टू फ्लो थ्रू इट इन ओनली वन डायरेक्शन। ये जो वॉल्व होता है ये फ्लूइड को अलाउ करता है। जनरली हमारा यहाँ पर वाटर होगा तो ये वाटर को अलाउ करेगा कि वो फ्लो हो सके ओनली वन डायरेक्शन में, वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाएगा। ये कहलाएगा रिफ्लक्स वॉल्व या चेक वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व, जो कि फ्लूइड को फ्लो करता है ओनली वन डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लूइड नहीं आ पाएगा। सेकेंड है स्लूस वॉल्व, आर मूवेबल गेट्स सेट ओवर अ मूविंग बॉडी ऑफ वाटर डेट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर परमिटेड टू फ्लो थ्रू द गेट। तो इसमें क्या होता है कि मूवेबल गेट के सेट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कितने पानी को फ्लो करवाना है, उसकी क्वांटिटी को वो कंट्रोल करते हैं, गेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल करेंगे? यदि गेट को रेज कर देते हैं, रेजिंग द गेट इंक्रीजेस वाटर फ्लो, यदि गेट को ऊपर उठा देंगे तो पानी इंक्रीज हो जाएगा, पानी का जो फ्लो है। एंड लोअरिंग द गेट रिड्यूस इट, यदि गेट को लोअर करते हैं तो क्या होगा, पानी रिड्यूस हो जाएगा। ये कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और क्यों करते हैं? इट इज़ प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट स्ट्रेट कॉर्नर्स एंड वेयर द पाइपलाइंस इंटरसेक्ट। नेक्स्ट है सेफ्टी वॉल्व डेट ऑटोमेटिकली एक्यूट्स व्हेन द प्रेशर ऑफ इनलेट साइड ऑफ द वॉल्व इंक्रीजेस। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, यदि इनलेट में वॉल्व का प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या करता है, उसको कम कर देगा। टू ओपन द वॉल्व डिस्क एंड डिस्चार्ज द फ्लूइड, तो ये क्या होता है, ओपन हो जाता है, और जो फ्लूइड होगा जैसे स्ट्रीम है, गैस है, ठीक है, स्टीम या गैस या जो भी इसमें हो सकता है, पानी है, तो ये क्या करता है, ओपन हो जाता है और उसको डिस्चार्ज कर देता है, जिससे कि प्रेशर बैलेंस हो जाए, और इसका नाम हो जाएगा सेफ्टी वॉल्व। एंड व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेस टू द प्रिस्क्राइब्ड वाल्व टू क्लोज द वाल्व डिस्क अगेन, और यदि प्रेशर कम होता है तो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। ये होता है सेफ्टी वाल्व। स्कोर वाल्व्स देख लेते हैं। आर लोकेटेड एट द लो पॉइंट्स, आर एट एवरी डिप्रेशन एंड डेड एंड्स ऑफ द पाइपलाइंस। ये कहाँ पर लोकेट होता है? लो पॉइंट्स आर एवरी डिप्रेशन, हर डिप्रेशन पे या लो पॉइंट पे होगा। एंड डेड एंड्स ऑफ द पाइपलाइन, और पाइपलाइन का जहाँ डेड एंड होगा, जहाँ पर पाइपलाइन खत्म हो जाती है, ठीक है, लास्ट पॉइंट जो होगा पाइपलाइन का, वहाँ पर स्कोर वॉल्व लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? देयर फंक्शन इज अलाउ द पीरियोडिक फ्लशिंग ऑफ द लाइन्स टू रिमूव सेडिमेंट एंड टू अलाउ द लाइन टू बी ड्रेन्ड फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क। इसको एंड क्यों लगाते हैं पाइपलाइन के? क्योंकि पाइपलाइन को यदि साफ करना है, ठीक है, उसको पीरियोडिक उसकी फ्लशिंग करना है, उसकी सफाई करना है, तो उसके जो स्कोर वाल्व है, जो एंड में जो है, उस वाल्व को ओपन करते हैं और उसको साफ कर देते हैं। तो जो भी सेडिमेंट होता है उसको वो रिमूव कर देता है स्कोर वाल्व, ठीक है। जितना भी कचरा अगर उसमें आ जाता पाइपलाइन में, जो सेडिमेंट है, ठीक है, जो मिट्टी आ जाती है, यदि मेंटेनेंस करना है या मिट्टी है उसको रिमूव करना है, फ्लशिंग करना है उसकी, तो ये सारे काम होते हैं स्कोर वॉल्व की सहायता से। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा स्लूस वॉल्व। स्लूस वॉल्व इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 आंसर बी इज करेक्ट। आपको चेक वॉल्व पता होना चाहिए, सेफ्टी वॉल्व और स्कोर वॉल्व, इनका यूज़ क्या है और कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, the type of valve which allows water to flow in one direction but prevents it flow in the reverse direction is।
तो कौन सा वॉल्व होगा वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दो वॉल्व तो पढ़ चुके हैं, रिफ्लक्स और स्लूस वॉल्व, एयर रिलीफ वॉल्व और प्रेशर रिलीफ वॉल्व। ये क्या होते हैं, एयर को रिलीफ करते हैं, यदि एयर बढ़ जाती है तो उसको रिलीफ करना, और प्रेशर को भी वो कम कर देते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ये कहलाएगा प्रेशर वॉल्व। प्रेशर को रिलीफ करने वाला काम करता है, प्रेशर को रिलीफ करता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व, और एयर को रिलीफ करेगा एयर रिलीफ वॉल्व। और रिफ्लक्स वॉल्व और स्लूस वॉल्व हम पढ़ चुके क्या होते हैं। ये रिफ्लक्स वॉल्व होता है जो कि फ्लो करता है लिक्विड को एक ही डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं होने देगा, वो कहलाएगा रिफ्लक्स वॉल्व। ठीक है, और इसका नाम और क्या था, नॉन रिटर्न वॉल्व भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। चेक वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस है, चेक वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व और रिफ्लक्स वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 82 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, स्कोर वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड। स्कोर वॉल्व कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हम, एट एवरी डिप्रेशन एंड डेड एंड्स ऑफ द ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर डेट मे बी कलेक्टेड देयर। तो फ्रेंड्स जहाँ पर वेस्ट वाटर होता है उसको यदि रिमूव करना है, ये जो सेडिमेंट होंगे उसको रिमूव करना है, तो जो पाइप लाइन है उसके आखिरी सिरे पे डेड एंड पे हम स्कोर वॉल्व लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आंसर बी इज करेक्ट। और यहाँ पर दिया गया है जो ए आंसर होगा, यहाँ पर ए है, एट स्ट्रेट कॉर्नर्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। जो पहला ऑप्शन दिया गया है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा स्लूस वॉल्व। इसी तरीके से बी जो दिया गया है वो स्कोर वॉल्व होगा, और सी है रिफ्लक्स वॉल्व की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर जो सी दिया गया है, एट द फुट ऑफ राइजिंग मेन अलोंग द स्लोप टू प्रिवेंट बैक रनिंग ऑफ वाटर। जो ऑप्शन सी है वो कौन सा वॉल्व होगा, रिफ्लक्स वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, अ सीवर डेट रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ द नंबर ऑफ हाउस सीवर्स इज कॉल्ड। सीवर का पूछा गया आपको कि कौन सी सीवर है जो कि डिस्चार्ज रिसीव करता है नंबर ऑफ हाउस से। नंबर ऑफ हाउस है, वहाँ से वो डिस्चार्ज को रिसीव करेगा, उस सीवर को हम क्या कहेंगे, हाउस सीवर कहेंगे, लेटरल सीवर, इंटरसेप्टिंग सीवर या सबमेन सीवर। तो हम चारों को समझ लेते हैं, चारों की डेफिनेशन देख लेते हैं, और कौन कौन से सीवर होते हैं उनको भी हम समझेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे हमारा आंसर कौन सा होगा करेक्ट आंसर। हाउस सीवर का मतलब क्या होता है, अ पाइप कन्वेइंग सीवेज फ्रॉम प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ सिंगल बिल्डिंग एंड डिलीवर्स इट टू द लेटरल सीवर। हाउस सीवर क्या होता है कि ये प्लम्बिंग सिस्टम होती है सिंगल बिल्डिंग के लिए, मतलब सिंगल बिल्डिंग में जितना भी वेस्ट आता है तो वहाँ पर जो पाइप लगाए जाते हैं वो कहलाता है हाउस सीवर, जो हाउस में लगा हुआ होता है या सिंगल बिल्डिंग में होता है, और वो डिलीवर किसको कर देगा, डिस्चार्ज किस में करेगा, लेटरल सीवर में। तो ये डेफिनेशन होगी हाउस सीवर की। लेटरल सीवर क्या करता है, मैंने सीक्वेंस में यहाँ पर सारे सीवर लिखे हैं। लेटरल सीवर क्या करेगा, हाउस सीवर से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो ये कलेक्ट करता है और कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, ये ब्रांच और सबमेन सीवर में। द सीवर विच ऑब्टेन्स इट्स डिस्चार्ज डायरेक्टली फ्रॉम बिल्डिंग, ये डायरेक्टली बिल्डिंग से डिस्चार्ज को ऑब्टेन करता है, ये हाउस सीवर से करता है। ब्रांच और सबमेन सीवर क्या होगा, द सीवर विच ऑब्टेन इट्स डिस्चार्ज फ्रॉम अ फ्यू लेटरल एंड डिलीवर इट टू द मेन सीवर। ब्रांच और सबमेन सीवर क्या होती है, कुछ लेटरल सीवर से, ठीक है, 2 या 4 या 8 लेटरल सीवर हो सकती है, वहाँ से डिस्चार्ज को कलेक्ट कौन करेगा, सबमेन सीवर, और कहाँ पर कर देगा वो डिलीवर, मेन सीवर में। इसी प्रकार से मेन सीवर का काम क्या होगा, मेन सीवर जो होती है वो सबमेन से डिस्चार्ज लेना, ठीक है, और ट्रंक सीवर में डिलीवर करना। द सीवर विच ऑब्टेन इट्स डिस्चार्ज फ्रॉम फ्यू ब्रांच आर सबमेन सीवर। नेक्स्ट है ट्रंक सीवर, द सीवर विच ऑब्टेन्स इट्स डिस्चार्ज फ्रॉम 2 आर मोर मेन सीवर। ये सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, पहले हाउस सीवर है, सबसे छोटी सीवर होती है, उससे बड़ी लेटरल सीवर होगी, उससे बड़ी ब्रांच और सबमेन सीवर होगी, नेक्स्ट मेन सीवर है और ट्रंक सीवर है, और लास्ट है इंटरसेप्टिंग सीवर। द सीवर विच ऑब्टेन्स द डिस्चार्ज फ्रॉम अ नंबर ऑफ मेन आर आउटफॉल सीवर एंड कैरीज द सेम टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो क्या होता है कि जितना भी सीवेज है उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना और ट्रीटमेंट प्लांट के बाद उसका डिस्पोजल करना, तो वो जो सीवर कहलाएगी वो होगी इंटरसेप्टिंग सीवर। यहाँ पर जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 84, अ सीवर डेट रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ अ नंबर ऑफ हाउस, जो हाउस से डिस्चार्ज को रिसीव करती है वो कहलाएगी लेटरल सीवर। क्वेश्चन नंबर 84 आंसर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 85, अ पाइप कन्वेइंग सीवेज फ्रॉम प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ सिंगल बिल्डिंग टू कॉमन सीवर आर पॉइंट ऑफ इमीडिएट डिस्पोजल इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? सिंगल बिल्डिंग में जो प्लम्बिंग सिस्टम होता है वो हाउस सीवर होगी। क्वेश्चन नंबर 85, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज मेनली कन्फाइंड टू वन सीजन द सुटेबल सीवरेज सिस्टम विल बी। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम दिए गए हैं, सेपरेट सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, पार्शियली सेपरेट और पार्शियली कंबाइंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 आपको सीवरेज सिस्टम दिए गए हैं, लेकिन ये 4 नहीं होते हैं। पहला तो ठीक है सेपरेट सिस्टम होगा, सेकेंड कंबाइंड सिस्टम होता है, और ये थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं, इनकी मीनिंग सेम होगी। पार्शियली कंबाइंड कहो या पार्शियली सेपरेट, बात एक ही होती है। तो सी और डी जो दिया गया है, सी एंड डी, ये एक ही सीवरेज सिस्टम होता है। तो यहाँ पर टोटल 3 प्रकार के सीवरेज सिस्टम होते हैं। पहला सेपरेट सिस्टम होता है, सेकेंड कंबाइंड सिस्टम, और थर्ड होता है पार्शियली कंबाइंड या पार्शियली सेपरेट सिस्टम। अब इसको हम समझ लेते हैं तीनों सीवरेज सिस्टम को, ये क्या होते हैं और इनका यूज़ कहाँ पर होता है। द सीवेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, सीवेज की जगह क्या होगा, सीवरेज सिस्टम आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड का मतलब क्या होगा, व्हेन ओनली वन सेट ऑफ सीवर इज लेड कैरिंग बोथ द सैनिटरी सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। सैनिटरी सीवेज और स्टॉर्म वाटर को, दोनों को यदि हम एक ही सीवर से ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं या डिस्पोजल उसका किया जाता है, ठीक है, यदि एक ही सीवर से करेंगे तो वो हो जाएगी कंबाइंड सीवर, और यदि उनको अलग अलग सीवर से कन्वे करते हैं सेपरेट सिस्टम कहलाएगा। व्हेन द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज आर टेकन इन वन सेट ऑफ सीवर। जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज है उसको हम एक सीवर से ले जाते हैं, और जो स्टॉर्म वाटर है और जो सरफेस वाटर है, मतलब जो बारिश का पानी है और सरफेस वाटर है, उसको एक दूसरी सीवर से हम ले जाएंगे, दूसरा सेट होगा सीवर का। तो अलग अलग हम ले जाते हैं पानी, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सीवेज को, मतलब डोमेस्टिक से जितना भी वेस्ट निकला है और इंडस्ट्री से जितना वेस्ट निकला है उसको हमने एक सीवर से, और जो स्टॉर्म वाटर है, बारिश का पानी है और जो सरफेस वाटर है, उसको अनादर सेट ऑफ सीवर से हम कन्वे करते हैं, वो कहलाएगा सेपरेट सिस्टम। थर्ड है पार्शियली सेपरेट या पार्शियली कंबाइंड सिस्टम। ये क्या होता है, इन द सेपरेट सिस्टम, सेपरेट सिस्टम था, इसमें हमने अलग अलग दोनों को ले गए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज को एक सेट में और स्टॉर्म और सरफेस वाटर को दूसरे सीवर में। तो जो सेपरेट सिस्टम होता है, इफ़ अ पोर्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर इज अलाउड टू एंटर द सीवर कैरिंग सीवेज। तो क्या होता है फ्रेंड्स, पार्शियली सेपरेट है पार्शियली कंबाइंड का मतलब हो जाएगा कि जो सेपरेट सिस्टम है उसमें जो फर्स्ट वाला सीवर होगा, फर्स्ट वाला सीवर मतलब जिसमें कि सीवेज में, जिसमें डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज कैरी करता है पहला वाला सीवर लाइन, तो उसमें यदि हमने अलाउ कर दिया कुछ पानी को, स्टॉर्म वाटर को, कुछ बारिश का पानी उस सीवर से फ्लो होने लगेगा, तो वो क्या, और रिमेनिंग जो वाटर है उसके लिए हमने अलग सीवर बना दी, तो वो हो जाएगा पार्शियली सेपरेट या पार्शियली कंबाइंड सिस्टम। मतलब इसका मतलब समझ में आया होगा, पार्शियली सेपरेट का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि पार्शियली सेपरेट का मतलब होगा सेपरेट सिस्टम में पहली वाली जो सीवर लाइन है जिसमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवर है, सीवेज है, उसमें हम कुछ बारिश का पानी अलाउ कर देते हैं जिससे कि वो क्लीन हो जाए, वो वॉश हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा पार्शियली सेपरेट या पार्शियली कंबाइंड सिस्टम। अब इनका यूज़ देख लेते कहाँ पर होता है। द कंबाइंड सिस्टम इज यूज्ड, जो कंबाइंड सिस्टम होता है उसका यूज़ कहाँ पर होगा, इन एरियाज हैविंग स्मॉल रेनफॉल विच इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट द ईयर या एरिया। मतलब कम बारिश होगी लेकिन सभी जगह बारिश होगी और पूरे साल बारिश होती रहती है। बिकॉज एट सच प्लेस सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी विल बी अवेलेबल इन एवरी सीजन। तो क्या होता है, जहाँ पर यदि बारिश पूरे साल होगी वहाँ पर स्टॉर्म वाटर भी ज़्यादा होगा, और स्टॉर्म वाटर ज़्यादा होगा तो यदि हमने बड़ा सीवर बना दिया, बड़ा सीवर का मतलब होता है उसका डायमीटर ज़्यादा है, ज़्यादा डायमीटर का हमने सीवर बनाया तो उसमें सीवेज फ्लो होगा और साथ ही साथ बारिश का पानी भी फ्लो होगा, और बारिश का पानी वहाँ पर पूरे साल रहेगा, ठीक है, बारिश का जो पानी है वो पूरे साल मिलेगा। तो हम एक ही लाइन बना देते हैं जिससे कि वो सीवर साफ भी होते जाएगी, ठीक है, क्लीन भी होते जाएगी, और सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी वहाँ पर मिल सकती है आसानी से। नेक्स्ट है यूज्ड इन क्राउडेड एरियाज वेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ले टू सीवर्स। कंबाइंड सिस्टम का यूज़ हम और कहाँ पर करते हैं,
जो क्राउडेड एरिया है जहाँ पर कि डिफ़िकल्ट होता है 2 सीवर लाइन को बिछाना। नेक्स्ट है इन एरिया हैविंग लेस सीवेज टू ऑब्टेन द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, मतलब जहाँ पर सीवेज कम होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी उसकी लेने के लिए, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बारिश का पानी भी हम फ्लो करवा देते हैं जिससे कि उसकी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या हो जाए, ऑब्टेन हो जाए। यहाँ पर हमने देख लिया कंबाइंड सिस्टम का यूज़ कहाँ पर होता है। अब हम समझ लेते हैं सेपरेट सिस्टम का यूज़ कहाँ पर होगा। इफ़ द रेनफॉल इज़ मेनली इन वन सीजन, यदि जो बारिश होती है वो सिर्फ एक ही सीजन में होगी, जैसे 12 महीने हैं एक साल में, तो 12 महीने में से वो 4 या 3 महीने बारिश होती है, बाकी 8 महीने बारिश नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सिस्टम बना देते हैं। यदि एक ही सिस्टम बनाएंगे तो ज़्यादा डायमीटर का हमें बनाना पड़ेगा सीवर, जो पाइप होगा उसको डायमीटर ज़्यादा रखना पड़ेगा। यदि दोनों बारिश का पानी और सीवेज दोनों को एक ही पाइप लाइन से हमें फ्लो करवाना है तो उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है, और डायमीटर ज़्यादा होगा तो उसकी जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो यहाँ पर अफेक्ट होगी। कैसे अफेक्ट होगी उसको देख लेते हैं हम। बिकॉज कंबाइंड सिस्टम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द ईयर्स, यदि हमने कंबाइंड सिस्टम बनाया तो वहाँ पर सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी अवेलेबल नहीं होगी ईयर के मोस्ट जो पीरियड होगा, मतलब साल के लगभग 8 महीने में यदि 4 महीने बारिश हुई तो जो 8 महीने हैं उसमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी वहाँ पर मिल नहीं पाएगी, इसलिए हम कंबाइंड सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं। और रेनफॉल जहाँ पर कम होती है, मतलब एक ही सीजन में होती है, वहाँ पर हम सेपरेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन रॉकी एरियाज इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू ले वन लार्ज सीवर, यदि एक ही सीवर बनाना मुश्किल है क्योंकि जो नीचे है रॉक एरिया आ गया है, रॉकी एरिया चट्टान आ गई, तो उसका एक्सकेवेशन करना, उसकी खुदाई करना मुश्किल है, ज़्यादा खर्चा आएगा, तो हम अलग अलग सीवर लाइन बिछा देते हैं, सेपरेट सिस्टम हो जाएगा वो। और लास्ट है इफ़ द सैनिटरी सीवेज इज़ टू बी पम्प्ड, जो सैनिटरी सीवेज है मतलब डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट निकला है, यदि उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करना है और उसको पंप करना ज़रूरी है, यदि यहाँ पर टोपोग्राफी ऐसी है कि उसको वो फ्लो नहीं हो पाता है ग्रेविटी से और उसको पंप करना पड़ेगा, तो हम अलग अलग ले जाते हैं, बारिश के पानी को अलग ले जाएंगे और जो वेस्ट वाटर होगा उसको अलग सीवर लाइन की सहायता से ले जाते हैं, जिससे कि पंप पे लोड कम आएगा, ठीक है। इसका उल्टा आप समझ लो, यदि यहाँ पर हम कंबाइंड सिस्टम यूज़ करते हैं इस केस में, जहाँ पर कि सीवेज को पंप करना है वहाँ पर यदि कंबाइंड सिस्टम यूज़ किया तो वो महंगा पड़ेगा। कैसे महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बारिश के पानी को और जो सीवेज है उन दोनों को पंप करना पड़ेगा, यदि एक साथ हम ले जाएंगे तो, और अलग अलग ले जाएंगे तो हम किसको पंप करेंगे, जो सीवेज है उसको। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 86 आंसर क्या होगा इसका, सेपरेट सिस्टम होगा, जहाँ पर कि रेनफॉल एक ही सीजन में होती है वहाँ पर हम अलग अलग सिस्टम वहाँ पर यूज़ करते हैं। सूटेबल सीवरेज सिस्टम क्या होता है, सेपरेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 86 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि एवरेज रेट क्या है वाटर का जो कि यूज़ किया जाता है प्रति व्यक्ति एक दिन में। एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में कितना पानी यूज़ किया जाता है उसको आपको बताना है, कितना होगा लीटर में इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स वो होता है 135 लीटर, ये आपको याद करना है। जो यहाँ पर होगा वाटर कंजम्पशन कितना होता है एक व्यक्ति एक दिन में, ठीक है, पर हेड पर डे कितना पानी यूज़ होता है 135 लीटर। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है हम देख लेते हैं। जो पानी होगा ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए एक दिन में 5 लीटर पानी लगता है, कुकिंग के लिए 5 लीटर लगेगा, बाथिंग के लिए 55 लीटर्स, क्लोथ्स वॉशिंग 20 लीटर्स, यूटेंसिल्स वॉशिंग 10 लीटर्स और हाउस वॉशिंग के लिए 10 लीटर। इन टोटल करेंगे तो कितना होगा 135 लीटर पर डे पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 87 आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 सीवरेज सिस्टम इज़ यूजली डिज़ाइन फॉर। जो सीवरेज सिस्टम होता है उसका डिज़ाइन तो हम पढ़ चुके हैं। सीवरेज सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सेपरेट, कंबाइंड और पार्शियली सेपरेट या पार्शियली कंबाइंड सिस्टम। द डिज़ाइन फॉर सीवरेज सिस्टम मे बी नॉट लेस देन 20 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 30 ईयर्स। जो डिज़ाइन पीरियड होता है सीवरेज सिस्टम का वो 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एवरेज क्या होगा 25 ईयर्स।
क्वेश्चन नंबर 88 आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर्स इज प्रिफर्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज। यदि कंबाइंड सिस्टम हमने यूज़ किया है तो वहाँ पर जो सीवर होगा उसका शेप आपको बताना है, कौन सा शेप प्रिफर करेंगे हम, तो वो होता है एग शेप्ड सीवर जो होगा उसका हम यूज़ करेंगे कंबाइंड सिस्टम के लिए। कंबाइंड सिस्टम होगा जिसमें हम सीवेज और बारिश के पानी को, स्टॉर्म वाटर को और जो सरफेस वाटर होगा उसको एक ही सीवर से यदि हम डिलीवर करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट तक, तो हम किस शेप का यूज़ करेंगे, एग शेप्ड, जो अंडे के आकार का होता है। ठीक है, ये अंडे के आकार का होगा इस तरीके से, जहाँ पर कि डायमीटर क्या होता है, यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर ये डायमीटर कम होता है, इसको हम समझ लेते हैं। एग शेप्ड सीवर जो होगा, द एग शेप्ड सीवर प्रोवाइड्स स्लाइटली हायर वेलोसिटी फॉर लो फ्लोज ओवर द सर्कुलर सीवर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। यदि हमने दो सीवर लाइन बनाई है, इक्वल कैपेसिटी है, एक सीवर लाइन का शेप कैसा है, अंडे के आकार का है, वो एग शेप्ड है, और दूसरा जो सीवर है वो कैसा है, सर्कुलर है। दो अलग अलग हमने बनाया और इक्वल कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो इस केस में क्या होता है, यदि फ्लो कम होता है, यदि बारिश नहीं हुई, ठीक है, और फ्लो कम हुआ, तो एग शेप्ड में हायर वेलोसिटी मिल जाती है, तो उसको आसानी से वो क्लीन हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार से सेडिमेंटेशन नहीं होगा, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो सेट नहीं हो पाएंगे उस सीवर लाइन में। दिस मेक्स इट यूजफुल फॉर ड्यूरिंग कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। इसीलिए यूजफुल कहाँ पर होती है, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए। यदि कंबाइंड सिस्टम में बारिश का पानी नहीं भी आता है कुछ समय के लिए, तो एग शेप्ड जो होगा उसमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 आंसर बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द सुटेबल सिस्टम ऑफ सैनिटेशन फॉर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विथ लेस इंटेंसिटी। यदि बारिश होती है पूरे साल और उसकी इंटेंसिटी कम है, तो हम कौन सा सीवर सिस्टम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स हम समझ चुके हैं चारों को यहाँ पर। तो वहाँ पर हमने समझा था कि यदि बारिश पूरे साल होती है तो हम कंबाइंड सिस्टम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आंसर बी इज करेक्ट। और सेपरेट सिस्टम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि बारिश कुछ सीजन के लिए होगी, एक सीजन के लिए होती है, कुछ महीनों के लिए बारिश होती है, तो वहाँ पर सेपरेट सिस्टम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आंसर बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। और फ्रेंड्स मैंने जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एक लिंक दी है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इस वीडियो की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और एसएससी के लिए, एसएससी जेई के लिए, आरआरबी के लिए, आरआरबी जेई या स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होती है जिसको एई कहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम होती है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस पीएससी जिसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और एक एग्ज़ाम होती है एसएससी, स्टेट करवाता है एसएससी, जैसे एग्जांपल यहाँ पर यूकेएसएसएससी। ठीक है, ये जो एग्जांपल हो जाएगा एसएससी का। तो इस प्रकार की जो एग्ज़ाम होती है जेई की, जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक है उनकी लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, जो इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, एक गुप्ता एंड गुप्ता होती है जो तो हम सॉल्व कर रहे हैं, गुप्ता एंड गुप्ता तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो पहली जो बुक हो जाएगी गुप्ता एंड गुप्ता है। सेकंड आगोर है, आर अगोर, ठीक है, और थर्ड बुक है आर एस खुरमी। इन तीनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप जाओगे लिंक पे तो अमेजोन से आप उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो 2 बुक और है, यदि आपको क्विक रिवीजन करना है, जितना भी सिलेबस है उसका यदि आपको जल्दी से रिवीजन करना है और इफेक्टिवली रिवीजन करना है, तो एक मेडिसी की हैंड बुक आती है जिसमें कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी उसमें दिए गए हैं, तो आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हो जितने भी सब्जेक्ट है हैंड बुक की सहायता से। तो 4th नंबर की जो बुक है हैंड बुक, उसकी भी मैंने लिंक यहाँ पर वीडियो में दी गई है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ से आप देख सकते हो उस बुक को, और डाउनलोड वहाँ पर परचेस कर सकते हो, डाउनलोड नहीं हो पाएगी, परचेस कर सकते हो। और लास्ट बुक होती है यहाँ पर, लास्ट बुक होगी एसएससी के लिए, एसएससी जेई, उसके पुराने साल के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वो सॉल्व किए गए हैं। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सॉल्व किए गए हैं आईईएस मास्टर और मेड इजी कोचिंग के द्वारा। मेड इजी कोचिंग इंस्टीट्यूट और आईईएस मास्टर इंस्टीट्यूट है,
इन दोनों कोचिंग के द्वारा एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व किए गए हैं। तो एक वो भी बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वो भी परचेस कर सकते हो। ये जो 5 बुक मैंने आपको बताई है ये सफिशेंट है एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए, या जितनी भी जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होती है, जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होगी, वो स्टेट की हो, ठीक है, जूनियर इंजीनियर या कहीं पर सब इंजीनियर भी होता है, ठीक है, तो इनके लिए और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो पीएससी कंडक्ट करवाता है। तो इन सभी के लिए मैंने बुक, जो इम्पोर्टेंट बुक है जो आपको पढ़ना चाहिए, जिसको यूनिवर्सल बुक भी कहा जाता है, जो कि आपको पढ़ना ही है, उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड की है, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।